हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके का समग्र रूप से अध्ययन करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। हालांकि इसको पहले ही हमने इस क्लास को पढ़ाया था आपके पेड एग्जाम के लिए, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर इसका बेहतर रिवीजन करेंगे। आपके एग्जाम के लिए भी होंगे, बाकी जितने भी आपके एग्जाम हैं उनके लिए भी आपका होगा। तो आप लोग रिवीजन के ऊपर रिवीजन आप कर सकते हैं हर चीज़ का, है ना। हर एक सब्जेक्ट की रिवीजन इसमें आपको करा रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट हम आपको बना दे रहे हैं। तो प्लेलिस्ट के माध्यम से जितनी भी आपके जूनियर असिस्टेंट की क्लासें दे रहे हैं उनका आप लोग रिवीजन करते चलिएगा, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हर चीज़ का रिवीजन हम आपको कराएंगे। हिंदी की भी एक मैराथन क्लास आपको लेने वाले हैं, और हिंदी साहित्य की भी होगी, यूपी जीके की आपकी होगी, है ना। तो उसका भी आप लोग रिवीजन कर पाएंगे। आज शाम को 6 बजे आपकी करंट अफेयर की एक मैराथन और बाकी है, उसका भी कवर करा देंगे। तो आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना, ये सब आपका कवर हो जाएगा। और इसके बाद आपको कल से हम आपको यूपी जीके की करंट अफेयर, यूपी की मैराथन, ये सब आपको देना शुरू करेंगे। 11:45, 3 और आपके यहाँ पर देखा जाए तो आपके शाम को 6। ठीक है। तो गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। बेहतर तरीके से हम लोग इसका रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है। सभी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। सेशन भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सर झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? हमारी आज की क्लास में स्पीड ज्यादा रहेगी याद रखिएगा, है ना। आज की क्लास में जो स्पीड है वो ज्यादा रहेगी, स्पीड से आपको पढ़ना है। देखिए, झावेरी बहनों का जो संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है? यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा मणिपुरी से है। क्या है? मणिपुरी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, और आपसे कह रहा है सही कूट का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, और 4 वाले में से क्वेश्चन जो आपका है थोड़ा सा बड़ा है, तो इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ताकि सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दें। तो देखिए, यहाँ पर जो कथक की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर कथक का जो संबंध है वो आपकी किससे है? तो यहाँ पर बिरजू महाराज हो जाएगा, या आप मिलाएंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे जो आपका ओडिसी है, ओडिसी आपका हो जाएगा केलू चरण महापात्रा हो जाएगा। और इसके बाद देखा जाए जो आपके मोहिनी अट्टम आपके हैं सुनंदा नायर हो जाएगा। और इसके बाद कथकली का जो संबंध है, कथकली से आपके जो नृतक है वो आपके मृणालिनी साराभाई हो जाएंगे। तो आप आंसर यहाँ पर सी नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपका जवाब सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? लाजवाब क्वेश्चन है, और ये देखिए रेलवे एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है ना। और आपके देखिए हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी ये क्वेश्चन इस समय बिल्कुल हाईलाइट है। याद रखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वो आपकी किससे है? नोट करिएगा, इनका संबंध है कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी कहां से है? तो आपकी कुचिपुड़ी आपके हैं आंध्र प्रदेश से है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ओडिसी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने का जो श्रेय जाता है वो किनको जाता है? चलिए बताना है भैया, सभी को नमस्कार है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जो मिली है ओडिसी नृत्य में वो किन के माध्यम से यह श्रेय जो जाता है वो जाता है, ऑप्शन बी नंबर है, ये है चार्ल्स फैब्री इंद्राणी रहमान। क्या बोलेंगे? चार्ल्स फैब्री इंद्राणी रहमान। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सारोदी शौकिया तथा जतिन गोस्वामी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? यहाँ पर 7 नंबर है, और 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सात्रिया नृत्य है। भारत का जो 8वां शास्त्रीय नृत्य है वो आपका सात्रिया, जो कि आपका असम का है। तो आप कहेंगे सर जो आपका असम है, असम से संबंधित है सारोदी शौकिया और जतिन गोस्वामी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम व अग्नि नृत्य भी कहा जाता है? तो दासी नृत्य, दासी अट्टम और अग्नि नृत्य जो कहते हैं वो कहा जाता है आपके भारतनाट्यम को। किसे कहते हैं? भारतनाट्यम को। याद रखिएगा कि दासी अट्टम व अग्नि नृत्य भी कहते हैं भारतनाट्यम। ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूनेस्को के मानवता की आपूर्ति संस्कृति, यूनेस्को के मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत में छऊ नृत्य को कब शामिल किया गया था? ये जो आपकी अमूर्त संस्कृति में शामिल किया गया है आपकी यूनेस्को में, याद रखिए छऊ नृत्य, और ये कब आपका शामिल किया गया? तो 9 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, 2010 में। याद रखिए छऊ नृत्य को अमूर्त संस्कृति जो कि यूनेस्को की मानवता में शामिल किया गया। ऑप्शन सी बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर है कि असुमेलित कथन का चयन करना है। आपसे कहे शास्त्रीय भाषा और मान्यता प्राप्त। अभी अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषाओं की संख्या आपकी बढ़ चुकी है। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार कमेंट करेंगे कि शास्त्रीय भाषाओं की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है। चलिए जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन में से दम है और इस क्वेश्चन में से एग्जाम में बन सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तो चलिए भैया, यहाँ पर बताना है आपका आंसर इनमें से कौन होगा। फिर इसके बाद बताना है, देखिए तमिल जो आपका है 2004 में है, संस्कृत 2005 में है, तेलुगु 2008 में है, कन्नड़ जो आपकी 2009 दिया है, यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। यहाँ पर क्या है, ये डी नंबर आपका गलत दिया गया है। आपको बताना है कि यहाँ पर जो दिया गया है कौन है, कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला था।
तो दोस्तों यहाँ पर कन्नड़ को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था 2008 में मिला था, 2008 में। अब आपको बताना है कि यहाँ पर वर्तमान में शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी हो चुकी है। चलिए 11 हो चुकी है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। पहले आपकी 5 थी, अब वर्तमान में कितनी है, तो शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है, 11 हो चुकी है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगला भाषाओं को चुना गया है। पहले आपकी 6 थी, 5 और ऐड की गई हैं, तो कुल आपकी 11 हो गई हैं। बिल्कुल IMP नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में आपकी कह सकते हैं 12 अक्टूबर के समय मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगला भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कोई इतने स्टूडेंट में ये बता सकता है कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा क्यों दिया जाता है और कब दिया जाता है, किस भाषा को देते हैं, शास्त्रीय भाषा हम लोग क्यों कहते हैं किसी भी भाषा को। याद देखिए, शास्त्रीय भाषा उस भाषा को कहते हैं जो कि एक ही, जैसे आप मान लो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में अगर हिंदी केवल हिंदी बोली जाती तो इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल जाता। लेकिन याद रखिएगा कि अपने उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं बहुत प्रकार की बोलियां होती हैं। मतलब एक ऐसा राज्य होना चाहिए जहां सिर्फ और सिर्फ वही बोली जाती है। जैसे आप जाएंगे मराठी अर्थात महाराष्ट्र में, वहां पर मराठी बोली जाती है ना। आप असम में जाएंगे तो असमिया बोली जाती है, वहां पर गड़बड़ वाला मिक्स नहीं बोला जाता है। तो ऐसी भाषा जो शुद्ध होती है और एक ही भाषा होती है, उसे हम बोलते हैं शास्त्रीय भाषा। तो ऐसी आपकी 11 भाषाओं को चिन्हित किया गया है जिन्हें शास्त्रीय भाषा है। उम्मीद है ये पॉइंट अब आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर 11, कह रहे यूनेस्को द्वारा 2023 में घोषित विश्व विरासत स्थल इनमें से कौन सा है। तो देखिए 11 नंबर आपका जो बिल्कुल जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। आपका आंसर बनेगा बी और सी, अर्थात जो शांति निकेतन है, होयसल के मंदिर समूह है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आप कहेंगे 2023 में ये आपके दो आपके कह सकते हैं इनको मिला था विरासत सूची में, है ना। चलिए उत्तर प्रदेश में खिचड़ी। अब आपको ये बताना है कि 2024 में भारत में एक ऐसा स्थल है जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। अब आप बताइएगा कि 2024 यूनेस्को में भारत का कौन सा स्थल शामिल किया गया है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये असम में है, बिल्कुल सही है, मोइदम, है ना। क्या है, मोइदम। ये मोइदम दोस्तों आपकी पड़ता है असम में। ये मोइदम है क्या, कोई बता सकता है? और वही बता सकता है जिन लोगों ने राज्य दर्शन देखा होगा। तो देखिए यहाँ पर मोइदम की अगर बात करते हैं तो जैसे पुराने के समय में एक जनजाति थी और जनजातियों में से जो राजा था, उस राजा की जो कह सकते हैं वो कब्र जो आपकी है उसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, उसके अंदर उसको दफनाया गया है, तो उसको ही मोइदम बोला जाता है, याद रखिएगा। और ये आपके असम में है, याद रखिएगा। ये आपका जो है वो आपका कौन से नंबर का है, ये आप लोग जल्दी से बताइएगा। 43वें नंबर का विश्व विरासत में शामिल किया गया है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। अब थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल है। 12 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए ये जो आपका धौलावीरा है ना, धौलावीरा है, याद रखिएगा। ये पुरातात्विक स्थल यूनेस्को विरासत में शामिल है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से असत कथन आपको चिन्हित करना है। यूनेस्को विश्व धरोहर पूछा है और राज्य पूछा गया है। आपसे 13 नंबर है और आपसे कह रहा है यहाँ पर दिया है रामप्पा मंदिर कहां पर है, बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो पूरा सपोर्ट करिएगा, मजा आएगा। याद देखिए रामप्पा मंदिर जिसे रुद्रेश्वर कहते हैं, ये जो आपका कर्नाटक में नहीं है, ये तेलंगाना में एक जिला पड़ता है, मुलुगु जिला, है ना। वहां पर पार्लियामेंट गांव है, वहां पर आपका है। तो याद रखिए ये कहां पड़ता है, आपके तेलंगाना। आप कहेंगे तो आप कहेंगे सर तेलंगाना वाला ऑप्शन ये आपका क्या है, गलत दिया है। बाकी नालंदा महाविहार बिहार में है, रानी की बाग गुजरात में है और ली कार्बुजियर का जो वास्तुशिल्प है वो आपकी चंडीगढ़ में है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, कमेंट जरूर नहीं है, बस देखते जाइएगा, आवाज सुनते रहिएगा, अपने कानों में आवाज बिल्कुल डालते रहिएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्गों में से कौन सा शामिल नहीं है। यहाँ पर याद रखिएगा जैसलमेर का दुर्ग आपका शामिल है। यहाँ पर और देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है आमेर का दुर्ग शामिल है, कुंभलगढ़ का दुर्ग शामिल है, लेकिन बीकानेर का दुर्ग आपके शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न यूनेस्को ने वर्ष 2010 में किस नृत्य शैली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्रदान किया था। 15 नंबर दिया है। तो याद रखिए ये है आपका कालबेलिया। याद रखिएगा 15 का जो ऑप्शन है वो भी हो जाएगा। कालबेलिया जो नृत्य शैली है वो राजस्थान में आपका होता है, राजस्थान में होता है। और कालबेलिया को नागिन डांस भी कहा जाता है, कालबेलिया को नागिन डांस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसको 2010 में याद रखिए सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला था। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है महान जीवित चोल मंदिर किस राज्य में स्थित है।
और ये टॉपिक सबके पढ़ने की बस की बात भी नहीं होती है। याद रखिएगा, कंपटीशन जो फाइट करता है वही इस टॉपिक को मन लगाकर पढ़ता है। ये टॉपिक सबके पढ़ने की बस की बात नहीं है। जो सिर्फ नाम के लिए कंपटीशन में बैठते हैं वो इस चीज को देखते नहीं, वो इस टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं। वही पढ़ता है जो कंपटीशन के लायक है। बाकी इस टॉपिक के बारे में वो लोग नहीं समझ सकते हैं कि हाँ इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं। जो सिर्फ फॉर्म भर देते हैं अपना कह सकते हैं दिखावा के लिए, वो कहीं ना कहीं इसमें करेंगे, लेकिन जो वास्तविकता तैयारी करते हैं वो आपका यही टॉपिक है, स्टैटिक जीके। ठीक है ना। देखो दिया है महान जीवित चोल मंदिर किस राज्य में है, 16 नंबर में। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ये तमिलनाडु में है। जो चोल मंदिर है वो आपके तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में अधिकतम 5 यूनेस्को विश्व धरोहर आपके स्थल शामिल है। भारत के किस राज्य में अधिकतम 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल है। यहां पर देखा जाए तो 17 नंबर है, और 17 की अगर बात करते हैं दोस्तों याद रखिए ये आपका महाराष्ट्र कौन है, याद रखिएगा जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 5 स्थल हैं। एक तो अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, छत्रपति शिवा महाराज टर्मिनल भी है, और दक्षिण मुंबई की जो विक्टोरिया गोथिंग है, और एक आर्ट डेको इमारतें आपकी हैं। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है यूनेस्को ने भारत के सर्वप्रथम विश्व धरोहर शहर का दर्जा किसको दिया था। चलिए यहां पर बताना, और यहां से टॉपिक 100% बनना ही बनना है। यहां पर दे सकते हैं आपका जो आंसर है 18 नंबर में वो ऑप्शन आ गया है, आपका बी नंबर है, ये है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का पहला विश्व शहर धरोहर घोषित किया गया था। अहमदाबाद का जो ऐतिहासिक दीवार वाला शहर है 2017 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि यूनेस्को ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर में कब शामिल किया था। यहाँ पर देखा जाए 19 नंबर है, 19 की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा 1985 में। 1985 में विश्व धरोहर की स्थल में घोषित किया गया था, याद रखिएगा। असम का जो गोलाघाट है और नगांव जिलों में आपका ये स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो की स्मारकों का जो समूह है वो किस राज्य में है। 20 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे खजुराहो की जो स्मारक है वो आपके कहां पर है, मध्य प्रदेश आपका जो आंसर है राइट हो जाएगा। बाकी मध्य प्रदेश हम लोग कह रहे हैं मध्य प्रदेश के जो छतरपुर जिला है, मध्य प्रदेश का जो छतरपुर जिला है वहां पर हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों का ये समूह है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सर यूनेस्को द्वारा घोषित नवीनतम 15वां भारतीय मानवता की अमूर्त संस्कृत विरासत कौन सी है। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर 21 नंबर में ये आपका गरबा नृत्य है। याद रखिए गरबा नृत्य है जो कि याद रखिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में यहाँ पर इसको शामिल किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। हमारी आवाज तेज है क्या, चलिए थोड़ा धीमी बोलते हैं। चलिए सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, 22 को ऑप्शन देना है। और 22 को ऑप्शन बनेगा ये बी नंबर है आपके झारखंड में। कहां बनाते हैं तो भैया आपका आंसर बी हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। नमस्ते भैया नमस्ते, काफी दिनों बाद दिखाई दिए, कहाँ गायब हो जाते हो। चलिए सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, कट ऑफ में कितने रहे नंबर कमेंट कर दीजिएगा। 23 नंबर देखो दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। 23 नंबर आपसे दिया गया है तो देखिए 23 नंबर में चारों ऑप्शन को देखना है, और चारों ऑप्शन देखेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझ में आएगा। चलिए चारों ऑप्शन देख लीजिएगा तो आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। यहाँ पर देखिए 23 नंबर आपसे कह रहा है और 23 का जो ऑप्शन बनेगा देखिए चाप चार कूट त्योहार है। कौन है, चाप चार कूट त्योहार है, और ये मनाया जाता है आपकी मिजोरम में। ये आपका आएगा मिजोरम। धानु यात्रा जो आपका मनाया जाता है ये कहाँ मनाया जाता है, धानु यात्रा जो मनाया जाता है उड़ीसा में मनाते हैं। याद रखिए मक्कर विलक्कू जो आपका है ये आपकी केरल में होता है, और हरेली जो आपका है वो आपकी छत्तीसगढ़ में होता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। कौन सा महोत्सव है जो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में से निमाड़ी मिर्ची महोत्सव है, खजुराहो महोत्सव है, मांडू महोत्सव है, मनाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ मनाते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। आपसे कह रहा है फ्लेमिंगो महोत्सव ये आंध्र प्रदेश में जो नेल्लूर जिला है, कहां पर है आपके आंध्र प्रदेश का जो नेल्लूर जिला है वहां मनाते हैं। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि बथुकम्मा बोनालू किस राज्य के प्रमुख त्योहार है। चलिए अच्छा ही होना चाहिए, सब ठीक होना चाहिए। देखिए 25 है, कह रहा है बथुकम्मा कामा बोनालू किस राज्य के प्रमुख त्योहार है। 25 की बात करते हैं तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ये तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना राज्य के प्रमुख त्योहार आपके हैं, याद रखेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा तो आपका आंसर डी हो जाएगा, केरल। हमने बताया था ओणम से आपको याद रखना है ट्रिक, ओ से ओणम और के से केरल, ओ की आपकी ट्रिक याद रहेगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है
अंबुबाची मेले का संबंध किस राज्य से है? अंबुबाची मेले का जो संबंध है वो आपकी किस राज्य से है? यहाँ पर जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा कौन सा? तो 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, असम में लगता है। जो अंबुबाची मेला है ये आपकी असम में, ऑप्शन बी बनेगा। क्लियर है? 25 का बी होगा। कहाँ भैया 25 का बी होगा? हाँ, कहाँ 25 का बी हो रहा है? तेलंगाना में मनाते हैं, ठीक है ना। बतुकम्मा और बोनालू जो आपका है ये आपके तेलंगाना में ही है, असम में नहीं है, ठीक है ना। ये जो बतुकम्मा आपका है ये त्योहार आपके तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में मनाते हैं। ये पुष्प उत्सव होता है, महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है और इस त्योहार में पृथ्वी, जल, मानव के बीच जो संबंध है उनके जश्न को बताते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है सिग्मो महोत्सव का मनाया जाता है, कहाँ मनाते हैं? बताना है सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए 28 नंबर है और 28 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। ये जो सिग्मो महोत्सव मनाते हैं वो आपकी गोवा में मनाया जाने वाला एक बसंत उत्सव है ना। ये हिंदू समुदाय के लोक त्योहार में से मनाते हैं, कोंकण क्षेत्र में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा असुमेलित है, यहाँ पर मेला है और राज्य दिया गया है 29 नंबर में। पहला है कि गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में है, सूरज कुंड मेला आपके हरियाणा में है, पुष्कर मेला देखिए राजस्थान में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके क्या बनेगा? राजस्थान आपका बनेगा। यहाँ पर माधवपुर मेला लगता है गुजरात में। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कर्नाटक राज्य से संबंधित महोत्सव नहीं है। कर्नाटक राज्य से संबंधित महोत्सव कौन सा नहीं है? 30 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 30 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर कंबाला महोत्सव, हम्पी महोत्सव और आपका उगादी महोत्सव, ये तीन जो आपके हैं वो आपके कर्नाटक से हैं। अब एक आपका बचा हुआ है होजगिरी महोत्सव कहाँ मनाते हैं? बताइएगा कि होजगिरी जो महोत्सव है ये कहाँ मनाते हैं? बताइएगा होजगिरी महोत्सव कहाँ मनाते हैं? चल बता सकते हैं? त्रिपुरा में मनाते हैं। याद रखिए ये कहाँ मनाते हैं? त्रिपुरा में मनाते हैं, त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सम्मिलित करना है। 31 नंबर है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा क्वेश्चन में आपको छोटा करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर देखिए जो आपका कथपति रथ महोत्सव होता है ये केरल में आपका होता है। वहीं पर जो काला घोड़ा महोत्सव होता है ये आपके महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा, पूछा जा चुका है। कोणार्क महोत्सव जो आपका होता है उड़ीसा में होता है और मड़ई महोत्सव जो मनाते हैं वो आपके छत्तीसगढ़ मनाते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान जो आपका है वो कौन सा है? देखिए 32 नंबर है और 32 का ऑप्शन बनेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये भारतीय फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अब आपको बताना है 2024 में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है? एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप दीजिएगा कि जो सर्वोच्च पुरस्कार 2024 में दिया गया है दादा साहब फाल्के वो किसको दिया गया है, आप लोग बताएंगे। बाकी अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको बताया जाएगा। आपसे कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? 33 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर है इनको याद रखिएगा कब 13 में यहाँ पर दिया गया था साहित्य के लिए, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर 34 का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेंगे तो थोड़ा सा हेल्प आपको मिल जाएगी। ऑप्शन को देखकर भी आप लोग सही कर सकते हैं। चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो देते हैं वो किस क्षेत्र में देते हैं? चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपका है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप कहेंगे सर ये साहित्य क्षेत्र में है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार जो आपका होता है खेल क्षेत्र में दिया जाता है, 1 हो जाएगा। महावीर चक्र पुरस्कार जो आपका है वो आपके युद्ध क्षेत्र में देते हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार आपके पत्रकारिता में देते हैं, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों 35 नंबर दिया है और 35 ऑप्शन में से जो बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भाई यहाँ पर बताना है कि भाई जो 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार है वो दिया गया था आपके रवि कन्नन को। किसको? ऑप्शन बी रवि कन्नन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है आपसे क्वेश्चन है कि सर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था? बताना है जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी को जो भारत रत्न दिया गया था वो कब दिया गया था? तो याद रखिए 1971 में दिया गया था, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है वीरता पुरस्कारों में से सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? वीरता पुरस्कारों में से याद रखिए जो वीरता पुरस्कारों में जो परमवीर चक्र होता है ये सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन आपका 38 है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार जो आपके थे वो आपके कौन थे? याद रखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है जी शंकर कुरूप, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार थे, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी आपके कौन थे? भारत रत्न सबसे पहले आपके खिलाड़ियों में दिया गया था सचिन तेंदुलकर को, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है?
देखिए आंध्र प्रदेश से नहीं संबंधित है, याद रखिए वीरनाट्यम, भाकलम्बम और ये आपका मीसा ये आपके हैं, लेकिन आपके आंध्र प्रदेश से आपका थंगटा नहीं है, तो ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है। यहाँ पर 41 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, लावड़ी आपका जो संबंध है ये आपके महाराष्ट्र से, ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रऊफ किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जाने वाला लोक नृत्य है। रऊफ जो दिया है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जाने वाला लोक नृत्य है, तो आपके रऊफ होता है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। लोक नृत्य दिया है और आपके राज्य दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए एम जो आपका एम आपका है वो आपकी केरल से है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यक्षगान आपकी कहाँ का हो जाएगा, तो कर्नाटक का हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 बनेगा। यहाँ पर चाप चार कूट जो दिया गया है वो अभी बताया था मिजोरम से है। मिंडवानी जो आपका है वो कहाँ का है, तो आपकी छत्तीसगढ़ का है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए नंबर वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है, तो जाट जाटिन होता है बिहार में, ठीक है, कहाँ पर, बिहार में, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है असत्य कथन आपको बताना है 45 नंबर में। यहाँ पर दिया गया है कि पुंग चोलम महोत्सव यह नृत्य कहाँ पर होता है। चलिए बताइएगा, पुंग चोलम लोक नृत्य कहाँ का है। ये जो नागालैंड है वो आपका गलत दिया गया है ना, ये मणिपुर का है, याद रखिएगा, ये आपका है मणिपुर का है, नोट कर लीजिएगा, ये मणिपुर का है, नागालैंड का नहीं है। देखनी आपका गोवा का है, कोलट्टम आपके तमिलनाडु का है, चरकुला आपके उत्तर प्रदेश का है, तो ऑप्शन नंबर है ये गड़बड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, पारंपरिक नृत्य दिया गया है, गोतीपुआ का संबंध किस राज्य से है। गोतीपुआ का जो संबंध है वो आपकी किस राज्य से है, यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए भैया यहाँ पर जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग जुड़े हैं, है ना, सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करिएगा। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो नोट करिएगा 46 नंबर में जिसका ऑप्शन सी है आपकी उड़ीसा का है। याद रखिए गोतीपुआ का जो संबंध है वो आपकी उड़ीसा से है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से केरल राज्य का लोक नृत्य जो आपका है वो कौन सा है। बताना है कि यहाँ पर जो केरल राज्य का लोक नृत्य है वो आपका कौन सा है, तो केरल में आपका कौन सा हो जाएगा 47 नंबर में, ऑप्शन से ये है आपका मधुलट्टम। कौन है, मधुलट्टम जो आपका है वो आपका बनेगा कौन, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला है दक्षेस का मुख्यालय वो आपकी कहाँ पर है। दक्षेस मतलब सार्क का मुख्यालय है ना, दक्षेस को बोलते हैं सार्क, और सार्क का जो मुख्यालय है वो आपका हो जाएगा कौन, तो यहाँ पर याद रखिए काठमांडू है। हर प्रकार के क्वेश्चन आपके, हर एक टॉपिक आपके इसमें समाहित है ना, याद रखिएगा। आपको ऐसा नहीं कि अगर एक टॉपिक नहीं आता है तो हम उसे ना पढ़े, ये क्रम से आपके हैं और क्रम से पूरे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक स्टैटिक जीके के हर टॉपिक से आपके हैं। देखो संकटग्रस्त प्राणियों के लिए जो रेड डाटा बुक तैयार की जाती है वो कौन जारी करता है, तो ये जो आपका है आपका UNCN है ना, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर। और अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की जो स्थापना की गई थी, इसरो जो आपका है इसकी स्थापना जो की गई थी वो आपकी कब, तो 15 अगस्त 1969 में की गई थी, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर बताना है NCERT की जो स्थापना है इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी, तो दोस्तों याद रखिएगा 1961 में NCERT की स्थापना हुई, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का जो मुख्यालय है वो आपकी कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना बताना है कि आपकी कब हुई थी 53 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1972, ठीक है ना। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है, 54 नंबर आपसे दिया गया है। और यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो आपके मुंबई में है, 3 हो जाएगा। बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद में है, 1 हो जाएगा। वहीं पर देखिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO जो आपका है इसकी जो आपका मुख्यालय है वो आपके नई दिल्ली में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संगठन कहाँ पर है, तो आपके देहरादून है, 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र जो दिया गया है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पर है, 55 नंबर आपको देना है। चलिए भैया 55 का ऑप्शन देना है और 55 का ऑप्शन जो आपको बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए बताएगा। 55 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा कौन है, तो सी हो जाएगा, जोधपुर में है। याद रखिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान है ये आपके जोधपुर में लेगा, ऑप्शन सी बनेगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना है, याद रखिए इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी वो आपकी कब हुई थी, तो आपके 1982 में, जुलाई 1982, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है। और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, केंद्रीय चावल ये कटक में है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा केंद्रीय चावल अनुसंधान। अगर क्षेत्रीय लगा देता है क्षेत्रीय चावल अनुसंधान तो आपको वाराणसी लगाना है। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर राष्ट्रीय खेल से कुछ संबंधित क्वेश्चन आपका है, और राष्ट्रीय खेल से अगर क्वेश्चन आपके हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं।
यहाँ पर देखिएगा आपसे कह रहा है कि भैया जो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है वो आपका है क्या, बताना है। इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका है क्या, तो यहाँ पर देखिए इंग्लैंड का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्रिकेट हो जाएगा। भारत का क्या हो जाएगा, तो आपके हॉकी हो जाएगा। जापान की बात करते हैं तो जूडो हो जाएगा। इंडोनेशिया को हो जाएगा बैडमिंटन, है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जो लोग थोड़ा सा ज्यादा होशियार होंगे कि भारत का तो कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है ना। तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, सब कुछ पढ़ते आ रहे हैं, आधिकारिक तौर आपको जरूर मिलेगा, बाकी ऐसा है कुछ नहीं है ना। गूगल में करेंगे तो उसमें मिलेगा कि भारत का आधिकारिक तौर पर कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। बाकी वैसे आपको यहाँ पर क्या है, हॉकी है। तो ऑप्शन देखिए आपका 58 नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से असत्य युग्म आपको पहचानना है। यहाँ पर 59 नंबर है। और 59 नंबर की बात करते हैं तो जो मेजर ध्यानचंद है इन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे लिटिल मास्टर किसे कहते हैं, लिटिल मास्टर किसे कहते हैं बताइएगा। सुनील गावस्कर को कहते हैं ना, सुनील गावस्कर को कहते हैं। जो आपके सचिन तेंदुलकर हैं इनको मास्टर ब्लास्टर कहते हैं ना, यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाएगा। बंगाल टाइगर के नाम से सौरव गंगुली का जाना जाता है। हरियाणा केन के नाम से कपिल देव को जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका भी गलत हो जाएगा। लिटिल मास्टर आपके किसे, सुनील गावस्कर को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर उनके बाद इनके छोटे भाई मतलब कह सकते हैं आ जाते हैं कौन, सचिन तेंदुलकर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय ने ओलंपिक खेलों में प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। मतलब यहाँ पर देखा जाए जो आपकी अभिनव बिंद्रा है 2008 में, है ना, उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता था। यहाँ पर आंसर डी बनेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी जो ट्रॉफी है क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है, क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है। देखिए आपका देवधर ट्रॉफी है, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी से है, सीके नायडू है। लेकिन आपको बताना है यहाँ पर ध्यानचंद ट्रॉफी, तो भैया ध्यानचंद जो आपके थे वो किसमें, हॉकी में थे, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है चिराग शेट्टी, है ना, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी तथा रंकी शेट्टी सात्विक साईराज किस खेल से संबंधित है 62 नंबर में, तो ये बैडमिंटन से, किससे है, बैडमिंटन से है। अगला दिव्य कृति सिंह का संबंध किस खेल से है, बताना है। जो दिव्य कृति है इनका जो संबंध है वो आपकी किस खेल से है, तो दिव्य कृति का जो संबंध है 63 नंबर में ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिए ये आपकी घुड़सवारी है ना, किस खेल से, घुड़सवारी से जुड़ी है। अगला है अनब्रेकेबल ए ऑटोबायोग्राफी किसकी रचना है। यहाँ पर देखिए 64 नंबर में ये जो किताब है मैरी कॉम की है, याद रखिएगा। जो अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी है ये मैरी कॉम की बुक है। और अगला क्वेश्चन है वर्ष 2028 का जो ओलंपिक खेल है वो किस देश में प्रस्तावित है, तो जो 28 का जो ओलंपिक खेल है वो याद रखिएगा 65 नंबर में ऑप्शन सी, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में खेले जाएंगे, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किया था। क्वेश्चन नंबर आपको 66 देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, 66 का ऑप्शन देना है। और 66 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 2010 में। कब, 2010 में राष्ट्रमंडल की मेजबानी किया था भारत ने। अगला है कि एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन जो हुआ था ये कब और कहाँ हुआ था, एशियाई खेलों का जो प्रथम आयोजन हुआ था ये आपके कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा प्रथम आपके 1951 में नई दिल्ली में हुए थे, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम आपके कहाँ पर है, देख सकते हैं 68 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे सर अहमदाबाद में है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पर देख सकते हैं खेल और खिलाड़ियों की संख्या पूछा गया है, बड़ी आसानी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए खो खो की अगर बात कर लेते हैं तो खो खो में यहाँ पर कितने होते हैं, यहाँ पर 9 होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वाटर पोलो में 7 होते हैं, ठीक है ना, बास्केटबॉल में 5 होते हैं और जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। तो आपका जो आंसर बनेगा 69 नंबर में वो ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म का चयन करना है, जिसमें से सुमेलित नहीं है उसे बताना है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं, और अगला है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं, तो यह 4 फरवरी तो नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 फरवरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 फरवरी को मनाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी नंबर है ये सुमेलित नहीं था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाते हैं यहाँ पर आंसर आपका क्या बनेगा, तो आपका 25 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। अगला है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, दोस्तों ये सुशासन दिवस है जो कि 25 दिसंबर को मनाते हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को मनाया जाता है। अगला है भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो भारतीय संविधान दिवस जो मनाते हैं ये मनाते हैं आपकी 26 नवंबर है ना, क्योंकि 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से असमेलित युग्म आपको बताना है, 75 नंबर आपसे दिया गया है, कह रहा है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर है, विश्व राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दिया है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दिया गया है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं,
5 सितंबर होगा कि 4 सितंबर होगा? 5 सितंबर होगा, जो कि आपके कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। तो ये बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है आपके 29 जून को मनाते हैं। अगला है आपसे 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 27 सितंबर को जो मनाते हैं वो आपके विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश 2024 में सबसे ज्यादा पर्यटन का केंद्र रहा है। यहाँ पर अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाते हैं, कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ये कब मनाते हैं? तो आपके 10 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 10 दिसंबर। अगला है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए 78 है और 78 का ऑप्शन 8 का ऑप्शन बनेगा 24 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि सर राष्ट्रीय समानता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? राष्ट्रीय समानता दिवस जो मनाते हैं वो किसकी याद में है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनेगा। 79 का जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। राष्ट्रीय समानता दिवस किसकी याद में? तो भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुरु घसीटा दास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुरु घसीटा दास राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वो किस राज्य में है? नोट कर लीजिएगा, ये आपकी छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है असत्य युग में आपको बताना है। 81 नंबर में पहला ऑप्शन दिया गया है, आपसे कह रहा है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में तो है नहीं। आप कहेंगे सर ये उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड में है ना। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, अर्थात यूके हो जाएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपके आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया? ए नंबर आपका असम्मिलित था। यहाँ पर देखिए 82 नंबर दिया है और 82 में से आपसे कह रहा है कि सर राष्ट्रीय उद्यान में जिम कार्बेट कहाँ पर है? तो जिम कार्बेट आपका हो जाएगा उत्तराखंड में, मतलब 4 हो जाएगा। नामेरी कहाँ पर है? आपके असम में है, 1 हो जाएगा। कूनो जो आपका अभी आपने सुना था एमपी में, तो आपका 2 हो जाएगा। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, तो आपका 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो असम राज्य में स्थित नहीं है? असम राज्य में स्थित नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए आपसे असम राज्य में कौन सा नहीं है, तो नोट कर लीजिएगा 83 नंबर में पहला ऑप्शन दिया गया है मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान। क्या दिया है? मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मौलिंग वाला तो आपका है नहीं है, है ना। यहाँ पर देखिएगा ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में काजीरंगा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है असम में है, और मानस राष्ट्रीय भी है, और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये आपके असम में है, लेकिन जो मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा? तो आपके उत्तर प्रदेश में है, याद रखिए डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बनेगा? यहाँ पर देखिए 85 नंबर है, 85 का ऑप्शन बी हो जाएगा। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भारत की किस राज्य में है? तो पेरियार जो आपका है वो कहाँ पर है? तो आपकी याद रखिए केरल में है। पेरियार मंदिर, पेरियार उद्यान, पेरियार जो भी मिले वो आपकी केरल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में देखिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? याद रखिएगा जो चांदौली राष्ट्रीय उद्यान है ना। चांदौली, चांदौली दिया, चंदौली वाला आपका नहीं पूछ रहा है। याद रखिएगा महाराष्ट्र में आपका चांदौली वाला ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एक चंदौली होता है वो आपका यूपी वाला होगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। आपसे कह रहा है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा? तो बुक्सा आपको मिलेगा कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, है ना, 2 हो जाएगा। और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आपकी मुकुर्थी तमिलनाडु में है, 4 हो जाएगा। ठीक है। सरिस्का जो आपका है वो आपकी कहाँ पर है? सरिस्का राजस्थान में, 1 हो जाएगा। और नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान जो बचा कुचा है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो आपका तमिलनाडु वाला हो जाएगा। तमिलनाडु नहीं होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, मेघालय में। नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आपके मेघालय में। तो ये वाला आपका हटा दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट गड़बड़ हो गया कुछ इसको फिर से मिलान कर लेते हैं 88 नंबर में। चलिए फिर से इसको मिलाइएगा, 88 नंबर में से फिर से मिलाना है। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि सर जो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, ये भी सही था। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मुकुर्थी आपके तमिलनाडु में है, ये आपका हो जाएगा। सरिस्का जो आपका है तो सरिस्का आपके राजस्थान में हो जाएगा। नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है मेघालय में है। हाँ ये सही है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा, 2 4 1 3 बनेगा। ठीक है, 2 4 1 3 आपकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है कंचनजंगा कहाँ पर है? बिल्कुल आसान है। कंचनजंगा कहाँ पर है? तो कंचनजंगा आपका हो जाएगा सिक्किम, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, और इसको अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था, अशोक स्तंभ। अगला है कि भारत का जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? तो ये तीलियां जो आपकी हैं आप कहेंगे 24 हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते हो कहाँ से लिया गया है? तो आपके कहाँ से लिया गया है? आपके मुंडक उपनिषद से लिया गया। तो उपनिषद ऑप्शन दिया है तो उपनिषद लगा दीजिएगा। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो भैया आपके देखिए कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी आपके 1963 में घोषित किया गया था।
94 का ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित है, ये आपसे पूछा गया है। 95 नंबर में से पहले ऑप्शन को देखेगा, आपसे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो आपका सम्मत है, आप कहेंगे पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घड़ियाल है, ये आपका गलत हो जाएगा, है ना, घड़ियाल तो है थोड़ा नहीं है, गंगा डॉल्फिन आपके हैं, तो ये आपका देखिए 2 नंबर आपका गलत हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल गुलाब है, आपका गलत हो जाएगा क्योंकि कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है, तो आप कहेंगे 1 और 4 वाला ऑप्शन सही दिया गया है। अगला है कि गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया। तो देखिए जो गंगा नदी है इसको भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा जो मिला था, ये मिला था 2008 में मिला था, ऑप्शन आपका बी 2008 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है, तो भैया याद रखिएगा 52 सेकंड का समय लगता है। अगला है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो इनके रचयिता पूछा है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के जो राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद हो जाएगा, बरगद हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है 100 नंबर, आपसे कह रहा है कि सर पंडित रविशंकर, तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो हमने बताया था जो पंडित रविशंकर है वो आपके सितार वादक है, ऑप्शन नंबर आपका बी अगर आ रहा है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद। तो देखिए आपका क्वेश्चन पंडित रविशंकर किस बात से है, तो आप कहेंगे सितार वादक, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। वाद यंत्र दिया है और वादक दिया गया है, सारंगी जो वादन करते हैं वो आपके अब्दुल करीम करते हैं, तो याद रखिएगा इसका क्या बनेगा 4 हो जाएगा। वहीं पर जो सितार वादक है वो आपके उमा शंकर मिश्र बनेंगे, और वहीं पर सरोद वादक की बात करते हैं तो आपके अली अकबर खान बनेंगे, और तबला वादक जो आपके हैं जाकिर हुसैन बनेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शहनाई के प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार से कब नवाजा गया था। बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है, बताना है जो बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न दिया गया था ये कब दिया गया था। याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 2001 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बांसुरी वादक वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं, आप कहेंगे सर जो आपके हरि प्रसाद चौरसिया है बांसुरी वादक है, राकेश चौरसिया भी है, पन्नालाल घोष भी हैं, लेकिन आपसे ऑप्शन जो सी दिया गया है और आपसे कह रहा है कि पंडित जसराज का संबंध किससे है। पंडित जसराज जो आपके हैं ये बांसुरी वादक नहीं है, ये आपके याद रखिएगा इनका संबंध मेवाती घराने से है, और ये गायकों में से आपके आते हैं, गायक आपके, इसलिए ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या इनमें से अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बदरुद्दीन डागर तथा विश्व मोहन भट्ट किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। बदरुद्दीन डागर और विश्व मोहन भट्ट हैं, और ये जो संबंधित हैं वो आपके किससे संबंधित हैं, तो आपके वीणा वादक है, याद रखिए इसको ऑप्शन डी हो जाएगा, वीणा वादक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन संतूर वादक है। देखिए संतूर वादक की अगर बात करते हैं तो शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये आपकी संतूर वादक है, शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि पी मणि अय्यर द्वारा बजाया जाता है। पी मणि अय्यर द्वारा बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र है उस यंत्र का नाम है मृदंग। मृदंग जो आपका होता है 2 मुहा वाला जो आपका ढोलक होता है उसे ही मृदंग कहा जाता है, जो 2 मुहा वाला ढोलक होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बनेगा सॉरी, तो ऑप्शन बनेगा आपका नंबर। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन पखावज वाद्य यंत्र से संबंधित है। बताना है कि कौन पखावज वाद्य यंत्र से संबंधित है। पखावज की बात करते हैं तो याद रखिए ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह, रहमान सिंह जो खां है, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर। ये एक प्रकार का तबला से आपका जैसे तबला है पखावज है वो आपकी जुड़े हैं। पखावज जो आपका है ना, से तबले की ही उत्पत्ति हुई, अर्थात जिस प्रकार से तबला होता है वहीं से उत्पत्ति आपकी पखावज की है, तो ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। क्वेश्चन नंबर आपका 108 आपको देना है जवाब। चलिए तो दोस्तों याद रखिएगा पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति आपका कौन सा है, तो यहाँ पर 108 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो बी हो जाएगा, एम एंडरसन, है ना। कौन है, एम एंडरसन, बिल्कुल सही है, बी आपका हो जाएगा। अगला है कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश आपका कौन था। चलिए जय श्री राम भैया, जय श्री राम। देखो दिया है कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम जो आपका देश था इनमें से कौन है। यहाँ पर याद रखिए ये देश है आपका रूस है, जिसने सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था, ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो आपके थे कौन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव पूछा है, तो याद रखिए ये है आपके त्रिगवेली, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, त्रिगवेली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है 111 और आपसे कह रहा है सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो आपके हैं कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 4 हो जाएगा। भारत का प्रथम जो प्रधानमंत्री आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1 हो जाएगा। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था, तो यहाँ पर देखिए जाकिर हुसैन, 3 हो जाएगा।
भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए कोई ना कोई ऑप्शन आपको मैच कर रहा होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति आपके कौन थे? यहाँ पर देखा जाए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी को 1954 में यहाँ पर दिया गया था, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला आपकी कौन थी? इनमें से देखा जाए तो भैया जो आपकी बछेंद्री पाल हैं, इन्होंने माउंट एवरेस्ट की फतह किया था, ये प्रथम भारतीय महिला थी। ऑप्शन डी हो जाएगा बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री आपकी कौन थी? बताना है भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री की हम बात करते हैं तो ये राजकुमारी अमृता कौर थी। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है असुमेलित युग्म का चयन करना है। यहाँ पर 15 नंबर में से पहला ऑप्शन दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा गया है, तो भैया पहली प्रधानमंत्री क्या प्रतिभा पाटिल थी? ये तो भैया प्रतिभा पाटिल तो गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति थी। यहाँ से देखिए ऑप्शन आपका ये नंबर गलत हो गया है। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला रीता फारिया थी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनने वाली फातिमा बीवी थी, है ना। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला आपकी कौन है? यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला जो आपकी है वो आपकी नीता अंबानी है। याद रखिए नीता अंबानी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है और आपको बताना है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला जो आपकी थी वो आपकी कौन है? तो इंदिरा गांधी थी। याद रखिए इंदिरा गांधी थी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला जो आपकी थी वो आपकी कर्ण मल्लेश्वरी थी। यहाँ पर 1 हो जाएगा। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला जो आपकी थी नीरजा भानोट था। यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो आपकी थी वो आपकी लीला सेठ हो जाएंगी। मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय इनमें से कौन था? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय जो था इनमें से आपका कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी आपका आंसर राइट हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करना है। यहाँ पर जो असत्य आपका युग्म है वो आपका है कहाँ पर? तो आप कहेंगे सर 19 नंबर की अगर बात कर लेते हैं, है ना, 119 नंबर में तो पहला ऑप्शन दिया गया है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। पहला पॉइंट सही है। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है, तो भैया सी राजगोपालाचारी नहीं होंगे। माउंटबेटन योजना के तहत भारत आजाद हुआ, अर्थात माउंटबेटन आपके हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन आपका सी गलत हो जाएगा। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। याद रखिए इसका ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सम्मिलित करना है। यहाँ पर आपसे दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, तो भैया प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? प्रारूप समिति के आपके भीमराव अंबेडकर थे, मतलब 3 हो जाएगा। संघ संविधान समिति के आपके कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1 हो जाएगा। संचालन समिति के अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू अर्थात 2 हो जाएगा। और कार्य संचालन समिति के आपके कौन बचे? तो आपकी के मुंशी हो जाएगा, तो 4 बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? बताना है कि जो नाबार्ड है इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा शिव रमन समिति। क्या हो जाएगा? शिव रमन समिति हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय से संबंधित समिति कौन सी है? राष्ट्रीय आय से संबंधित आपकी एक समिति है जिसे बोलते हैं पीसी महालनोबिस समिति। क्या बोलते हैं? पीसी महालनोबिस समिति, जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना इन्हीं प्रारूप इन्हीं के मॉडल पर आपकी बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 123 है संविधान में से संबंधित मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो याद रखिए मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो आपके जेबी कृपलानी है, जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव का सुझाव दिया था? एक राष्ट्र और एक चुनाव का जो सुझाव दिया था वो दिया था आपके रामनाथ कोविंद समिति के, है ना। तो आपका आंसर बनेगा ए नंबर एक राष्ट्र एक चुनाव, है ना। तो ये आपका रामनाथ कोविंद समिति, ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय करों में से सुधार के लिए वर्ष 1991 में से किस समिति का गठन किया गया था? बताना है कि करों में सुधार के लिए 1991 में एक समिति गठन किया गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये गठन हुआ था ऑप्शन नंबर आपका डी राजा चलैया समिति के माध्यम से, तो ऑप्शन डी राजा चलैया समिति बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है 126 नंबर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करना है। और असत्य युग्म में पहला दिया है कि संस्थागत समिति है ये कार्य करती है भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित है। रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर सुधार से है। वहीं पर देखा जाए तो यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है भगवती समिति का संबंध किससे है? तो क्या ये कृषि सुधार से संबंधित है? आप कहेंगे नहीं सर ये गलत है। भगवती संबंध है आपकी बेरोजगारी और लोक कल्याण से है। याद रखिए भगवती समिति का जो संबंध है
वो आपका जो बेरोजगारी है, तो याद रखिएगा बेरोजगारी और लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है। 1973 में ये योजना आयोग ने यहाँ पर अनुमान लगाया था, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी के आकलन से आपका याद रखेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 127 और आपसे कह रहा है नरसिम्हन राव समिति 1991 किस क्षेत्र से संबंधित है। ये जो नरसिम्हन राव समिति आई थी, ये जो आपकी आई थी याद रखिएगा बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से है। ऑप्शन बी हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से ग्रामीण और लघु उद्योगों से संबंधित समिति आपकी कौन सी है। ग्रामीण और लघु उद्योगों से संबंधित जो समिति है याद रखिएगा ये आपको बोलते हैं करवे समिति। क्या बोलते हैं? करवे समिति है। जो ग्रामीण और लघु उद्योग से संबंधित समिति है करवे समिति कहती है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है कि गरीबी आकलन से संबंधित समिति आपकी कौन सी है। गरीबी आकलन से संबंधित जो आपकी समिति है वो आपकी इनमें से सभी हो जाएगा। रंगराजन समिति, भगवती समिति, सुरेंद्र तेंदुलकर समिति या गरीबी आकलन से है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मृच्छकटिकम के लेखक जो आपके हैं कौन है। मृच्छकटिकम के जो लेखक हैं वो आपके शूद्रक हैं। याद रखिए शूद्रक, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से असत्य युग्म आपको बताना है। यहाँ पर पुस्तक और आपसे लेखक दिया गया है। कह रहा है कि काव्य मीमांसा के लेखक आपके राजशेखर हैं। बुद्ध चरित के देखिए दिया गया है बाणभट्ट। क्या ये सही दिया गया है? बुद्ध चरित के लेखक कौन है? चलिए अश्वघोष बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पर अश्वघोष बनेगा। अश्वघोष आपका बनेगा अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष आपका हो जाएगा, अश्वघोष आपका बनेगा। याद रखिएगा अश्वघोष, ठीक है। विनय पत्रिका तुलसीदास, गीत गोविंद आपकी जयदेव। अगला क्वेश्चन है कि 32 नंबर में निम्नलिखित में से कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ आपका नहीं है। कालिदास ने याद रखिएगा मेघदूत है, आपके रघुवंशम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है मालती माधव किसकी रचना है। यहाँ पर बताइएगा मालती माधव एक नाटक है, संस्कृत के प्रसिद्ध एक नाट्य रचना की गई थी भवभूत के माध्यम से। किसके माध्यम से? तो भवभूत के माध्यम से की गई थी। तो ये आपका एक नाटक है मालती माधव, ये संस्कृत में है और याद रखिए भवभूत के माध्यम से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 133 और आपसे कह रहा है दुर्गेश नंदिनी व आनंद मठ के रचयिता कौन है। यहाँ पर याद रखिए बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है 134 आपसे कह रहा है पहला ऑप्शन है कि विष्णु शर्मा के जो आपके हैं है ना पुस्तक है वो लेखक है विष्णु शर्मा की। अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर विष्णु शर्मा का आपका बनेगा क्या? पंचतंत्र हो जाएगा, यहाँ पर 4 बनेगा। मैथिली शृंगगुप्त की बात करते हैं तो भारत भारती हो जाएगा 1 बनेगा। वात्स्यायन की बात करते हैं तो कामसूत्र हो जाएगा और विज्ञानेश्वर का हो जाएगा मिताक्षरा, मतलब आपका 2 बनेगा। तो ऑप्शन क्या बन रहा है? ऑप्शन आपका पहला ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीच के लेखक आपके कौन है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीच के जो लेखक हैं वो आपका इनमें से वो आपका बी हो जाएगा चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 136 है निम्नलिखित में से नरेंद्र मोदी द्वारा रचित जो पुस्तक है वो आपकी कौन है। तो नरेंद्र मोदी जी भी बैठे बैठे एक काम किया है, इन्होंने एक पुस्तक रचा है जिसका नाम है सबका साथ सबका विकास। यहाँ पर आंसर जो आपका है सी नंबर, सबका साथ सबका विकास। ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है गुलामगिरी के जो लेखक वो आपके कौन है। गुलामगिरी के लेखक जो आपके हैं ज्योतिबा फूले हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ज्योतिबा फूले, आपका जवाब बिल्कुल सही बनेगा। प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक जो लिखा है वो किसने लिखा है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से की जनसंख्या दी गई है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 139 लेखक दिया है, पुस्तक दिया है आसमेलित, आपसे कह रहा है पहला ऑप्शन है फिरदौसी शाहनामा, अलबरूनी दिया है किताबुल हिंद, अबुल फजल दिया है पद्मावत, और पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी है, ना कि आपके अबुल फजल है। इन्होंने अकबर नामा लिखा है ना, अकबर नामा लिखा है, इसलिए आप कहेंगे सर ये गड़बड़ है। ऑप्शन सी हर्षणी ने प्रयाग प्रशस्ति है ना, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य है ना, महाकाव्य कविता जो कि कामायनी के लेखक है, जिसे हिंदी की महानतम साहित्यिक कृतियों में से एक माना जाता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो कामायनी है जिसमें 15 सर्ग हैं और इसके जो लेखक है आपकी जयशंकर प्रसाद बनेगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंटरेंस एंड मनी किसके द्वारा लिखी गई है। ये जो लिखी गई है याद रखिएगा, ये जो लिखी गई है वो आपके जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा लिखी गई है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति का निवास स्थल है। जो थारू जनजाति है वो उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पर देखिए जनजाति है और मूल राज्य आपसे कह रहा है। यहाँ पर 143 की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए आपका दिया है मोपला जनजाति आपके केरल में है, संथाल जनजाति सिक्किम में नहीं होगा, भील जनजाति मध्य प्रदेश है और मैती जो जनजाति वो मणिपुर से है। तो आप कहेंगे सर बी नंबर आपका यहाँ पर सही नहीं है। अगला है भूटिया और लेप्चा जनजाति। तो लेप्चा से आपको पता चल गया होगा कि आपकी सिक्किम में है, भूटिया और लेप्चा कहाँ मिलेगी, सिक्किम में मिलेगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर पूछे कौन सी जनजाति है ना निवास करती है, तो अंडमान निकोबार समूह में जाएंगे तो जारवा, सोमपेन,
सेंटिनली, यहाँ पर ऑप्शन डी, इनमें से सभी जनजाति आपको मिलेंगी अंडमान निकोबार में। गारो खासी जयंतियां जो जनजाति मिलेंगी वो आपको कहां पर, तो ये पहाड़ियां हैं आपके मेघालय में, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 147 नंबर और आपसे कह रहा है जनजाति और राज्य पूछा है। गुज्जर और बकरवाल जो आपकी है, गुज्जर बकरवाल आपको मिलेंगी जम्मू कश्मीर में। डाफला, मेरी और अबोर जो आपके हैं वो आपके अरुणाचल प्रदेश में है। डाफला आपके अरुणाचल प्रदेश में 1 हो जाएगा। कालबेलिया, भील और गरासिया जो आपके हैं वो कहां से है, तो हमने कहा था कालबेलिया डांस आपके राजस्थान से है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। एरिवा, इरुका और पिक्की दिया गया है, इनका जो संबंध आपका बचा हुआ है कहां से बचा है, तो आपके कर्नाटक से है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। अहोम जनजाति है और भारत के किस राज्य से है अहोम जनजाति, तो याद रखिए ये आपकी असम में है। अहोम जनजाति आपके असम में है। अहोम टावर भी आपका बना हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन 149 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुकी और मैती जनजाति है, तो कुकी जनजाति की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर कुकी जनजाति मणिपुर में है और यहीं पर आपकी मैती जनजाति भी आपको पाई जाती है, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है माओरी जनजाति का निवास स्थान आपका कौन सा है। माओरी जनजाति अगर बात करते हैं तो ये आपके न्यूजीलैंड में पाई जाती है, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड। अगला निम्नलिखित में से किस देश में सेमांग जनजाति आप निवास करती है। सेमांग जनजाति की बात करते हैं तो आपकी मलेशिया में पाई जाती है, मलेशिया, ऑप्शन डी बनेगा। स्कीमो जनजाति का निवास स्थान आपका कौन सा है, तो स्कीमो आपको मिलेगा कहां पर, तो आपको उत्तरी अमेरिका में जो आपका कनाडा है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा कनाडा हो जाएगा स्कीमो। यहाँ पर अगला है बुशमैन जनजाति जो आपकी है, बहुत आईएमपी पूछा भी गया है। बुशमैन जनजाति जो आपकी है याद रखेगा ये आपकी पाई जाती है जो आपका कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यहाँ पर बुशमैन जनजाति आपकी पाई जाती है। क्वेश्चन 154 है संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी क्या कहलाते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन कहलाते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा रेड इंडियन। अगला है प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं। याद रखिए प्यासी भूमि का देश जो कहते हैं वो आपकी किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उपनाम दिया है और देश दिया गया है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश जो कहते हैं वो नॉर्वे को कहते हैं, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यूरोप का खेल का मैदान जो कहते हैं वो आपके स्विट्जरलैंड को कहते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा। झीलों का देश जो किसे कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं, 4 हो जाएगा। नील का वरदान आपके मिस्र कहते हैं, तो आपके यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या बन रहा है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि असुमेलित कथन आपको बताना है। उपनाम दिया है और आपसे शहर दिया गया है। दिया है भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं जमशेदपुर को, 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं, नवाबों का नगर आपके लखनऊ को कहते हैं। अब आपको बताना है भारत का पेरिस किसे कहते हैं। भारत का पेरिस किसे कहते हैं बताइए जल्दी से। जयपुर को कहा जाता है, याद रखिएगा जयपुर को कहा जाता है, जयपुर को भारत का पेरिस कहते हैं, तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। अगला है भारत में मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। बताना है कि सर भारत में मसालों का जो बगीचा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर 158 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, केरल को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं, तो भारत का प्रवेश द्वार आपके मुंबई को कहा जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे डूबते शहर का देश कहते हैं, तो 160 का ऑप्शन देना है। सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं, सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करिएगा। ज्ञान आपको पूर्णता आपको मिल रहा है ना, तो भैया लाइक शेयर करते हुए चलेंगे। डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर ब्रिटेन को कहा जाता है, याद रखिएगा डूबते सूर्य का देश जो कहते हैं वो आपके ब्रिटेन को कहते हैं। अगला है भारत के किस शहर को डायमंड हार्बर कहा जाता है। भारत के किस शहर को डायमंड हार्बर कहा जाता है, तो दोस्तों ये जो आपका कोलकाता है, कोलकाता शहर को डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। विश्व के सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी और याद रखिए कहां पर है, तो आपके गुजरात में है, ऑप्शन ए बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा झरना है, जलप्रपात है जो भारत का सबसे ऊंचा झरना है, याद रखिएगा ये आपका कुंचिकल आपको बताना है, गरसुप्पा मत लगाइएगा। ये आपका जो कुंचिकल जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा झरना आपका है, याद रखिएगा। अगला है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो आपकी होती है वो आपकी कहाँ होती है, तो आपके मासिनराम मेघालय में होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसमें कहेंगे सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। वहीं पर उत्तर प्रदेश के स्थान आपका चौथा आता है। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है, तो भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर जो कि बिहार है, और इसको हरिहर का मेला कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हरिहर मेला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कुछ असत युग्मा को चयन करना है। दिया गया सबसे बड़ी मस्जिद जामा है, सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज है, सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है। आपसे यहाँ पर दिया गया है सबसे लंबा बांध कौन सा है, सबसे लंबा बांध पूछा गया है, तो हीरा कुंड हो जाएगा, ठीक है, टेहरी नहीं होगा। यहाँ पर आप कहेंगे सर हीरा कुंड बांध जो आपका है, हीरा कुंड बांध जो आपका है वो सबसे क्या है, लंबा बांध है। यहाँ पर अगला है कि भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग पूछा गया है, और जब सड़क सुरंग आपसे पूछ लिया गया है तो आपको चेनानी नासरी सुरंग बताना है, 9.2 किलोमीटर आपका है, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है भारत के सबसे बड़ा गुफा मंदिर का नाम क्या है,
तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो किया है कैलाश मंदिर है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील देखिए जो आपकी चिल्का झील है ना, यहाँ पर याद रखिए चिल्का झील, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है असत्य युग में आपको बताना है, आपसे कह रहा है सर पहला ऑप्शन है सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, सबसे अधिक आबादी आपकी मुंबई में है, सबसे बड़ा नदी द्वीप आपके माजुली में है, और आपसे कह रहा है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? याद रखिए कांडला तो नहीं होगा, सबसे बड़ा प्राकृतिक जो आपका है वो है आपका विशाखापत्तनम है। कौन है? तो याद रखिएगा जो आपका विशाखापत्तनम आपका है, विशाखापत्तनम बंदरगाह है वो आपका सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला है निम्नलिखित में किस देश की संसद को डायट कहा जाता है? तो भैया याद रखिए जापान की संसद है, जापान की संसद को डायट कहा जाता है, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। रूस की संसद को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों याद रखिए ड्यूमा, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, ऑप्शन सी हो जाएगा ड्यूमा। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, देश दिया है और संसद का नाम आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है कनाडा की संसद का नाम है पार्लियामेंट, यहाँ पर 2 हो जाएगा। डेनमार्क की संसद का नाम है फोल्केटिंग, नाम है फोल्केटिंग, 4 हो जाएगा। नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो नेपाल की संसद का राष्ट्रीय पंचायत नाम है, 1 हो जाएगा। और भारत की संसद का नाम है संसद, तो आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बन रहा है बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम नेशनल असेंबली है? नेशनल असेंबली की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। जातीय संसद किस देश की सर्वोच्च विधायी निकाय है? तो दोस्तों जातीय संसद अगर पूछे तो आपको बताना है बांग्लादेश की है, बांग्लादेश। वहीं पर दिया गया है चीन की संसद का नाम क्या है? तो चीन की संसद के नाम की अगर बात करते हैं तो नेशनल पीपल कांग्रेस है। क्या है? नेशनल पीपल कांग्रेस। यहाँ पर आंसर नंबर आपका इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने स्टैटिक जीके का विधिवत तरीके से आपने रिवीजन कर लिया है ना। और इसके बाद देखो हमने ज्योग्राफी भी करा दिया है, बाकी बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब आपको जो आपके 2-3 दिन बचे हैं इनमें आपका बेहतर हम आपका रिवीजन करा देंगे। यूपी के लिए भी काफ़ी डिमांड है, यूपी का भी हम आपको बेहतर से बेहतर आपको रिवीजन करा देंगे। अभी 2-3 दिनों में आपका बहुत कह सकते हैं करवा देंगे रिवीजन, हर सब्जेक्ट का करवाएंगे। हिंदी का हो गया, कंप्यूटर का भी एक रिवीजन हम आपको क्लास देने वाले हैं। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। तो आपके जो अंकित भाटिया सर के मैराथन क्लासेस थे वो भी आपको मिल जाएंगी, बाकी ये जो क्लास हम आपको दे रहे हैं उनको भी आप लोग दे सकते हैं। अगली क्लास हमारी शाम को 6 बजे आपकी होगी और 6 बजे हम लोग यहाँ पर एक बार करंट अफेयर का एक रिवीजन के तौर पर आप लोग और भी पढ़ सकते हैं, है ना। यानी कि परसों भी एक मैराथन दी गई थी, कल भी आपको दी गई थी, है ना। और आज भी आपकी लगभग 1 घंटे की क्लास होगी, उसमें से आपको पूरी तरीके से करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में आपको एग्जाम के 1 दिन पहले आपको और रिवीजन आपको लाइव क्लास में करा देंगे करंट अफेयर का, ठीक है। तो 6 बजे अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।